नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज हम करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी की तरफ से 2019 के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम प्रीलिम्स के अंदर वाले सवालों को एनालाइज करेंगे। साथियों, अभी तक हमने 2013 से 2018 तक के पेपर्स को हमने कवर किया, जिसके अंदर हमने ये चीज समझा कि यूपीएससी जो सवाल पूछता है वो किस माइंडसेट से पूछता है, और अगर उसने कोई सवाल पूछा है तो वो आगे आने वाले प्रीलिम्स के अंदर क्या वो सेम तरीके का सवाल पूछेगा क्या, और पूछेगा तो वो कितने गहराई में पूछेगा और वो किस हिसाब से पूछेगा। तो बेसिकली हमने यूपीएससी के माइंडसेट को समझा, हमने जो मेजर थीम्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है हमने उसके बारे में समझा, और हमने रिपीटिशन भी देखा कि 2014 या 15 में जो सवाल पूछे गए उसके कॉन्टेक्स्ट में 2016, 17, 18 में किस हिसाब से सवाल पूछे गए। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया। तो आज के भी सेशन में हम वही समझेंगे कि यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, और इसके बेसिस पे यूपीएससी आगे आने वाले समय में कैसे सवाल बना सकता है। तो हम उस हिसाब से तैयारी करें कि अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो हम इतने पावरफुल हो जाएं कि हम प्रीलिम्स के अंदर कैसे भी सवाल पूछे जाएं हम उसको सॉल्व कर सकें और प्रीलिम्स को क्लियर कर सकें। सो हमारा एजेंडा वही है। उसी के साथ साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग से सेशन का, जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें सीखेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने का एक शॉर्ट तरीका हम अपनाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या है, विद रेफरेंस टू द मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार एंड द जमींदार। तो साथियों, जब भी आपने मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि भाई जागीरदार क्या है और जमींदार क्या है। जागीरदार मतलब जिसको एक जागीर दिया जाता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल था जो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और ऊपर मुगल एम्पायर को देता था। वेरे जमींदार जो होता था वो, क्योंकि वो उसी एरिया के अंदर बरसों से रहते आ रहा है तो उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज वगैरह थे जिसके बेसिस पे वो अपने लोगों को वहां पे मैनेज करता था। मतलब उसके पास खुद के लोग भी होते थे। तो यहाँ पर अगर उसके बारे में बात करें तो जागीरदार्स दे वर द होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन लीव ऑफ देयर जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas zamindars they were the holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। तो इन्होंने क्या किया है साथियों, इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। रेवेन्यू राइट्स जागीरदार का था, whereas जमींदार का जो जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज है उस एरिया को मैनेज करने का वो था ड्यूरिंग दी मुगल इंडिया। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन वाले राइट्स थे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट वाला जो सिस्टम था उसके अंदर रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थे। तो क्योंकि ये मुगल है तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इंटरचेंज किया है। नाउ लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स टू जमींदार्स वर नॉट हेरिडेटरी। अब देखिए दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे जमींदार को इन्होंने बोल दिया कि भाई इनके पास रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू राइट्स है विदाउट ऑब्लिगेशन, ठीक है, एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ दी जमींदार्स दे वर नॉट हेरिडेटरी। मतलब वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बना रहे हैं लोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अपने को ये पता है कि भाई जमींदार के पास तो रेवेन्यू राइट्स है नहीं, वेरस जागीरदार के पास ही है रेवेन्यू राइट्स। तो वैसे भी ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया है क्योंकि रेवेन्यू राइट्स ऑफ द जमींदार्स दे वर नॉट हेरिडेटरी। तो रेवेन्यू राइट्स किसके लिए बोला जा रहा है, जमींदार। तो वैसे भी ये गलत है। लेकिन इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं तो जागीरदार जो थे ये ऑफिशियल्स थे। और कभी भी आप एग्जांपल ले लो, कोई भी ऑफिशियल, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। उनका ट्रांसफर घड़ी घड़ी किया जाता है ताकि वो एक एरिया के अंदर अपना पावर कंसोलिडेट नहीं कर पाए। लेकिन जमींदार जो है वो वहीं का वहीं रहता है और उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा वैसा चल रहा था उस जमाने में। सो जमींदारी वॉज हेरिडेटरी बट जागीरदारी इट वॉज द पोजिशन वॉज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी डी। तो इसी के बेसिस पे क्या हो जाएगा कि दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें जो मुगल इंडिया के समय पे थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, जो डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है, जो अलग अलग नाम यूज करे जाते थे, वो उसके बेसिस के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। अगला जो रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब देखिए ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 में भी आता है और हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ओके,
It asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company, and the revenue of India were now controlled by the British Parliament. अब देखिए यहां पर जब हम रेवेन्यूज वगैरह की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता रहेगा कि ये जो चीज है ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी कि अंग्रेज ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल्ड है मतलब रेगुलेट करना हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट वैसे ही गलत है कि ये 1813 का पार्ट नहीं है, तो थर्ड को आप एलिमिनेट कर दो, ऑटोमेटिकली आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। एंड सेकेंडली इज कि इट असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, मतलब कंपनी के जो भी क्षेत्र इंडिया के अंदर वो होल्ड कर रहा था वो उसके नहीं थे, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे वो यहाँ पर होल्ड कर रहा था। तो इनका कहने का मतलब ये था, तो इसको आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि दूसरे जो एक्ट्स अंग्रेजों ने बनाए थे वो पूछ सकते हैं। इसके पहले हमने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर जो अलग अलग एक्ट्स थे उसके ऊपर इन्होंने सवाल पूछे थे और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला एक्ट भी इन्होंने पूछ लिया। अगला जो है विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके पहले साथियों हमने क्या देखा, हमने बंगाल पार्टीशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमने सूरत स्प्लिट के बारे में पढ़ा था, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या पूछ लिया, स्वदेशी मूवमेंट पूछ लिया। तो ऐसे यूपीएससी रिपीट करता है थीम्स को। So it contributed to the revival of indigenous artisan crafts and industries। क्या स्वदेशी मूवमेंट ने ये किया? हाँ, क्योंकि स्वदेशी मतलब हमारे चीजों को, हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को ये बढ़ावा दे रहे थे, ना कि अंग्रेजों को, तो बॉयकॉट कर रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे लोकल चीजें बढ़ेंगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। यस, ये एक फैक्चुअल है, और अगर आपने टाइमलाइन को पढ़ा रहेगा अच्छे से, और ऐसे टाइमलाइन वाले जो चीजें हैं ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको आप सर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप। ठीक है, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप। तो आपको यहाँ पर ये जो टाइमलाइन वाली चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी, जिससे आपका कंटेंट और ज्यादा एनरिच होगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो इसके लिए इसका आंसर करेक्ट ढूंढना है अपने को, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अब यहां से अपने को क्या देखना है कि इसके बेसिस पे जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट जैसे और कौन से बॉयकॉट वाले मूवमेंट यहाँ पर इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे करे थे, स्वदेशी मूवमेंट के जो फीचर्स थे वैसे फीचर्स और कौन से मूवमेंट में इंडिया के अंदर देखे गए थे, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फीचर्स के ऊपर यहाँ पर सवाल बन सकते हैं साथियों, तो उसके लिए वो पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अगला जो है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, दैट इज कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं और कौन से उसके लीडर्स थे, मतलब बेसिकली फाउंडर अपने को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सजानंद सरस्वती, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकियार। नाउ इसके पहले भी हमने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी थी कि यूपीएससी ने ऑर्गेनाइजेशंस और उसके लीडर्स के बारे में सवाल पूछे हैं, दैट इज इंडिया लीग के बारे में अभी हमने देखा था ना 2018-2017 में। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये जो चीजें हैं ना, हमें ये पढ़ने पड़ेंगे, ये फैक्चुअल वाली चीजें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अनटचेबिलिटी के लिए महात्मा, अब एलिमिनेशन से करते हैं, अनटचेबिलिटी के लिए महात्मा गांधी ने काम किया था। हाँ, जब वो जेल में थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद 1932 में, आपको पूना पैक्ट तो याद रहेगा ही, उसके बाद गांधी जी ने हरिजन के लिए बहुत काम किया, तो हाँ ये चीज उन्होंने किया। ऑल इंडिया किसान सभा, हाँ ये यूपी के अंदर किसानों के लिए काम करने की बात करी गई। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इजी था, इट वाज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आंसर विल बी ऑल 3। बट इससे हमें क्या देखना है कि यहाँ पर ये पेजेंट के लिए है। ठीक है, तो और ऐसे कौन से पेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, ये अनटचेबिलिटी के लिए है, तो और कौन से ऐसे अनटचेबिलिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बने थे जो उनके राइट्स के लिए लड़ेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है तो ये एंटी कास्ट मूवमेंट है। सो ऐसे और कौन से मूवमेंट्स बने थे, एंटी कास्ट मूवमेंट। ऑलराइट, सो दैट इज फॉर एग्जांपल श्री नारायण गुरु, उन्होंने जो मूवमेंट की शुरुआत करी उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो क्या है, एंटी कास्ट मूवमेंट है। तो ऐसे करके हमें वो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। सो ये फर्दर एक्सपेक्टेड थीम्स हो जाएंगे। अगला जो है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। अब देखिए साथियों, हरप्पा जो है ना, ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स होता है। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा कि आपने इसमें से मेजरली कौन से नाम पढ़े होंगे। आपने चन्हूदारो पढ़ा होगा, आपने कोट डीजी पढ़ा होगा, लेकिन अब तो आपको एलिमिनेशन से पता चलेगा कि भाई ये तो हरप्पन साइट है, ये भी हरप्पन साइट है, लेकिन बच जाते हैं दो, दैट इज देसलपुर एंड सोहागौरा। अब यहाँ पर एलिमिनेशन आएगा, दैट इज अगर किसी ने बहुत अच्छे से जो मौर्यन टाइम पीरियड है और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यस अगर पढ़े होंगे, तो उसके अंदर उन्होंने ये पढ़ा होगा कि भाई सोहा गौरा एक इंस्क्रिप्शन पाया जाता है जो मौर्यस के बारे में इंफॉर्म करता है। तो सोहा गौरा इंस्क्रिप्शन जो है ना, ये अशोकन के बारे में इंफॉर्म करता है। तो अगर आपको देसलपुर पता भी नहीं था, लेकिन आपको ये पता था कि भाई सोहा गौरा अशोका के टाइम पे कुछ तो भी कोरिलेटेड है, और वो जो है वो ईस्टर्न इंडिया का पार्ट था, लेकिन हरप्पन साइट जो है वो वेस्टर्न पार्ट है, वो वेस्ट के अंदर था, वेरएज ये जो है वो ईस्ट के अंदर था। तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते थे कि भाई आंसर इसका सोहा गौरा है। देसलपुर इट इज इन गुजरात एरिया एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि यूपीएससी आगे आने वाले समय में इन साइट्स के फीचर्स के बारे में कुछ तो भी पूछ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोहा गौरा से अशोकन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इस दूसरे कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं ऑफ द मौर्यन टाइम पीरियड, यूपीएससी ये भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अशोका के पिलर एडिक्ट्स वगैरह ये सब हो गए। ठीक है, नाउ अगला जो सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रानियो अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोंगसाइड विद अ स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। अब ये देखिए, ये हो गया सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो अशोका ने पिलर एडिक्ट्स करवाए, जो रॉक एडिक्ट्स करवाए, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए था, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे सवाल आप नहीं कर पाओगे। तो इसका जो आंसर है ना, ये कंगाना हली है, जो कर्नाटका एरिया के अंदर कंगाना हली है, वहां वो है इसका आंसर। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो दूसरे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं ऑफ दीज पर्टिकुलर डायनेस्टीज, तो वो हमें कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ेंगे। वो फैक्चुअल ही था, इसके लिए उसके बारे में एक्सप्लेन करना इतना ज्यादा कुछ नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डाइटिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्वा, treading the path of the bodhisattva, image worship and rituals. Which of the above is the feature of Mahayana Buddhism? अब आपको पता है कि बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्शंस बने थे, एक हो जाता है हिनायान, एक हो जाता है महायान, एक हो जाता है वज्रयान और एक हो जाता है थेरावाद। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये जो है ये एक थीम है, ये जो है ये एक सब थीम है, और सब थीम के भी सब थीम है। तो यूपीएससी ने 2018 में क्या पूछ लिया, उसने सब थीम के बारे में पूछ लिया कि भाई इसका एक सेक्शन है महायान, महायान के फीचर्स कौन से हैं वो उसने पूछ लिए। तो महायान में अपने को क्या पता है कि भाई डाइटिफिकेशन ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा को भगवान के जैसे मान लिया गया था, बुद्धा के आइडल वर्शिप वगैरह करने लग गए थे। तो ये अपने को पता है, बुद्धा को भगवान के जैसे मान लिया था, ये पता है। एंड बोधिसत्वा अपने को पता है कि भाई बोधिसत्वा जो है दे आर एसोसिएटेड विद महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ओके, बोधिसत्वास जो हिनायान है वो बोधिसत्वा से एसोसिएटेड नहीं है। बोधिसत्वा वो लोग थे जिन्होंने अपना एनलाइटनमेंट छोड़ के, वो लोग एनलाइटनमेंट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अगर हम एनलाइटनमेंट ले लेंगे तो हम अकेले लेंगे, बेटर क्या है कि हम बहुत सारे लोगों को एनलाइटनमेंट के रास्ते पर लेके जाए। So bodhisattvas, they were those people who sacrificed their own enlightenment in order to bring majority of the population towards the path of enlightenment. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर सब थीम के बारे में पूछा, तो अब क्या हो जाएगा, सब थीम के बारे में आगे चल के सवाल पूछा जा सकता है बाय द यूपीएससी। तो इसका ये सवाल है। नाउ जब हम अगले टॉपिक पे बढ़े, तो with reference to forced labor visti in India during the Gupta period, which of the following statements is correct? ठीक है, अब ये टर्म्स के ऊपर सवाल पूछा है। अगर आपने थीम्स के अंदर वापस से देखा रहेगा मेरा पहला सेशन, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला कि यूपीएससी जो है ना, वो टर्म्स के ऊपर भी और सवाल काफी पूछता है। ठीक है, वो टर्म्स के ऊपर सवाल पूछ रहा है, और बकायदा जब वो टर्म्स के ऊपर सवाल पूछता है तो वो
एंशंट इंडिया के अंदर जो टर्म्स है उसके ऊपर पूछ सकता है, मेडिवल इंडिया के जो टर्म्स है वो उसके ऊपर पूछ सकता है। अब ये जो है ये टर्म क्या है, एंशंट इंडिया का टर्म है। अब ये गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड का टर्म है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा कि गुप्ता पीरियड के अंदर ये एक टर्म है, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी तो टर्म्स रहेंगे ना, यूपीएससी उसके बारे में भी तो सवाल पूछ सकता है। जैसे कि दूसरे टर्म्स कौन से हो गए, कुल्यवापा, ठीक है, कुल्यवापा, द्रोणवापा, घंटी यंत्र। हमने पीवाईक्यूज के अंदर ये टर्म्स वगैरह देखेंगे। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, जो टर्म उसने ऑलरेडी गुप्ता के बारे में पूछ लिया है, गुप्ता के बारे में वो दूसरे टर्म्स भी पूछ रहा है, और ऐसे 3 से 4 सालों में हमने देखा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, ठीक है। विस्थी, विस्थी मतलब फोर्स्ड लेबर होता है। देखो विस्थी मतलब जो है ना, इट इज फोर्स्ड लेबर, ये वर्ड का ही नाम है, ये वर्ड फोर्स्ड लेबर का था। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन दी मध्य प्रदेश एंड काथियावाड़ रीजन्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। टोटली मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और अगर चलो मान लेते हैं कि एक सोर्स बोलता है कि हाँ टोटली एब्सेंट है, 10 साल बाद कोई और सोर्स मिल जाएगा जो प्रूफ कर देगा कि नहीं भाई वहां पे प्रेजेंट था, तो क्या होगा, ठीक है। सो नेवर एवर वी कैन गो ऑन एक्सट्रीम पॉइंट्स व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द फोर्स्ड लेबर वाज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। भाई अगर फोर्स्ड लेबर है तो उसको वेज देंगे ही क्यों ये लोग, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है ना पूरा, तो इसके वजह से ये भी गलत हो जाएगा। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज अ फोर्स्ड लेबरर, नहीं इस, अब ये देखो दो चीजें, इट वाज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, मतलब जिसके पास पैसे नहीं थे टैक्स देने के लिए, वो यहाँ पर जबरदस्ती उनको लेबर के जैसा काम करना पड़ता था। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है आपको, सो इट इज गोइंग टू बी द ए। डी इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन एलिमिनेट। अगला जो सवाल रहेगा, बिल्डिंग द कल्याण मंडपम वाज वन ऑफ द नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। अब देखो जब आपने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़े रहेंगे, तो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड मेडिवल टाइम पे जो आर्किटेक्चर्स बनाए गए थे, उसके अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था विजयनगर डायनेस्टी, जिसने बहुत सारे मंडप्स बनाए थे, ठीक है, 1000 पिलर मंडप, कल्याण मंडप, ठीक है, ऐसे करके। सो कल्याण मंडप इट वाज वेयर जो डाइटीज थे उनकी शादी करवाई जाती थी। तो ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल था। अब यूपीएससी जो है ना, वो विजयनगर के बारे में उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हैं सवाल, इसीलिए विजयनगर के बारे में उसने ये वाला भी सवाल पूछ लिया। अब आगे भी वो विजयनगर के बारे में पूछेगा कि भाई विजयनगर के अंदर कौन से लिटरेचर्स बनाए गए थे, ठीक है, वो लिटरेचर कौन से लैंग्वेज में थे, कौन से अलग अलग काम हुए थे, दैट इज इनका तुंगभद्रा रिवर के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया था, वो किसने बनाया था, रूलर्स के बारे में पूछ लेंगे। तो ऐसे करके विजयनगर के ऊपर ये एक हॉट फेवरेट होता है यूपीएससी का, तो वो पूछ लेते हैं। तो यहां से ये चीज ध्यान रखना है कि विजयनगर के ऊपर हमें सारी चीजें पढ़ लेनी है। अगला जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। The Iqta system of Sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. The office of Mir Bakshi came into existence during the reign of Khalji Sultans of Delhi. Which of the following statements are correct? अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो कैसे होता है एलिमिनेट, तो द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडियन इंस्टीट्यूशन। भाई इक्ता सिस्टम, जो इक्ता सिस्टम था वो बेसिकली इक्तादार था, ठीक है, इक्तादार। अब इक्तादार जो था वो इंडिया के अंदर इस्लामिक इक्तादार जो था वो इंडिया के अंदर इस्लामिक डायनेस्टीज ही लेके आए थे। इसके पहले का जो इंडिया का जो डिसेंट्रलाइजेशन था और रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म था वो टोटली डिफरेंट था कंपेयर टू द इक्ता। तो अगर रहता तो इतना तो होता कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, बट इक्ता आपने हमेशा कहाँ पढ़ा है, मेडिवल इंडिया में ही पढ़ा है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू नीड टू कोरिलेट कि नहीं भाई अगर होता तो हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होता, बट नहीं था इसीलिए तो नहीं पढ़ा। बट इक्ता हमने पढ़ा कहाँ पे, मेडिवल इंडिया के टाइम पे, तो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इक्ता जो है वो मेडिवल इंडिया के टाइम पे ही था, एंशिएंट टाइम पे नहीं था। तो अगर 2 को एलिमिनेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है,
द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। अब यहाँ पर ये चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला, पिछले ईयर्स में भी मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड जो टर्म्स है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम पढ़ते तो आज के टाइम में ये सवाल हम यहाँ पर कर सकते थे। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई यूपीएससी जो है ना ये सवाल पूछता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आमिल आंसर नहीं है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ओनली 3। अपार्ट फ्रॉम दैट अगला सवाल है, संत निम्बरका was a contemporary of अकबर and संत कबीर was greatly influenced by शेख अहमद सिरिंदी। अब देखिए ये जो सवाल है ये बहुत टफ था, ठीक है, बट बिकॉज सेंट निम्बरका उस टाइम पे न्यूज में थे तो यूपीएससी ने ये सवाल पूछ लिया उस पर्टिकुलर टाइम पे। हाउएवर यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यूपीएससी का एक फेवरेट हॉट टॉपिक ये भी होता है कि भाई कंटेम्प्रेरीज कौन थे, मतलब अकबर के कंटेम्प्रेरीज कौन है, ठीक है, कृष्णदेव राय के कंटेम्प्रेरीज कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरीज कौन है, फिर अशोका के कंटेम्प्रेरीज कौन थे, ठीक है, साउथ इंडिया और फॉरेन वर्ल्ड में, बिंदुसार के कंटेम्प्रेरीज कौन थे, बुद्धा के कंटेम्प्रेरीज कौन थे, महावीरा के कंटेम्प्रेरीज कौन थे। तो ऐसा करके यूपीएससी सवाल पूछता है। ऑल्दो ये सवाल तो टफ था क्योंकि संत कबीर के बारे में और शेख अहमद सिरहिंदी के बारे में पूछ लिया था। ऑप्शनल वालों को इतनी तकलीफ नहीं पड़ी रहेगी इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर कंटेम्प्रेरीज के ऊपर थोड़ा हमें ध्यान दे देना है, बट ऐसे टफ वाले सवालों के लिए इतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है, ठीक है। अगला जो है, विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश colonial rule in India, consider the following statements. Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of the system of indentured laborers, ठीक है। In Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for the वर्ल्ड वॉर। अब देखो क्लेम्सफोर्ड कब था, क्लेम्सफोर्ड जो था वो 1917 के टाइम पे था, ठीक है, 1917 1918 के टाइम पे था क्लेम्सफोर्ड, ठीक है। अब जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स है, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो तभी गांधी इंडिया के अंदर आए थे। देखो ये स्टेटमेंट को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, अब देखो, अब अपने को अगर अपने को पता भी नहीं है, ये पढ़ा भी नहीं होगा मेजॉरिटी लोगों ने, लेकिन एलिमिनेट अगर करना है तो यहाँ से क्या पता चलता है कि 1915 में गांधी इंडिया आते हैं। और गांधी ने क्या किया कि गांधी ने उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था फर्स्ट, तो गांधी इंडियंस को बोल रहे थे कि नहीं, जब अंग्रेज वहां पर लड़ रहे हैं तो हमें इंडिया के अंदर कोई भी इतना बड़ा कार्रवाई नहीं करना चाहिए जिससे अंग्रेजों को उनके वॉर के लेवल, उनके वॉर के ऊपर कॉस्ट उठाना पड़े, ठीक है। सो दैट वुड बी अनएथिकल। तो वहीं से हमें क्या पता चलता है कि गांधी ही सपोर्टेड द ब्रिटिश एफर्ट्स इन द वॉर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस। नहीं, व्हेन गांधी सपोर्टिंग द वॉर, गांधी यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप इंडियंस को भी रिक्रूट कर लो, चल जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत होता है। तो जब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर लो सेकंड, आंसर क्या बच जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो क्योंकि गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए तो कहीं ना कहीं इंडेंचर्ड लेबरर्स वैसे ही खत्म हो गए थे, एंड consequent upon breaking the salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers, ठीक है, ताकि जो कांग्रेस है उसको इतना ज्यादा बढ़ावा ना मिले। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था ताकि उनके लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाला जा सके। सो दिस वाज कंपैरेटिवली अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो ऐसा करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अब इससे हम क्या समझेंगे, देखो महात्मा गांधी के बारे में सवाल पूछा, सीडीएम के बारे में सवाल पूछा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सवाल पूछा, और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का जो एस्पेक्ट था उसके बारे में सवाल पूछा। तो इसके बेसिस पे आगे चल के सब थीम्स के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन से लोग थे और कौन से पोजीशन उन्होंने हेल्ड करे थे। तो पर्सनालिटीज के ऊपर सवाल बनता है साथियों, जैसे अभी महात्मा गांधी और ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स वैसे सवाल बना, वैसे ही पर्सनालिटीज के ऊपर भी सवाल बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पढ़ लेना है। तो ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल था, टफ क्वेश्चन था, इसके लिए इसके ऊपर ऐसे सवालों के ऊपर थोड़ा हम ध्यान देंगे। अगला जो है, विथ रेफरेंस टू मियान तानसेन, मेडिवल इंडिया का सवाल है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब इसके ऊपर हमेशा ध्यान देना, नॉट करेक्ट या करेक्ट बोला गया है। तो तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर, क्या यही सही है क्या, देखते हैं। तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, यस, ये हमने हमेशा पढ़ा ही हुआ है।
तानसेन कंपोज्ड सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रॉन्स, यस, जिसने भी उसको प्रमोट किया उसके लिए तानसेन ने हमेशा गाने बनाए। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, यस, ये भी चीज है। तानसेन ऑल्सो इन्वेंटेड द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। सो ये तीन स्टेटमेंट सही है, क्योंकि टाइटल जो है अकबर ने कभी दिया ही नहीं था। अकबर के कोर्ट से पहले जब तानसेन रीजनल डायनेस्टीज के अंदर थे एमपी के अंदर, तो वहां पर उन लोगों ने उनको टाइटल दिया था तानसेन का, ठीक है। सो इट वाज नॉट अकबर, सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखिए, who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? ठीक है, अब यहां पर देखो इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स इतने ज्यादा लोगों को नहीं पता रहेगा, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, अब इन चारों रूलर्स में से अगर हम एलिमिनेट करें, हुमायूं के पास इतना टाइम था ही नहीं, तो हुमायूं ने कभी पेंटिंग को इतना प्रमोट करा ही नहीं, ठीक है। अकबर ने पेंटिंग को प्रमोट करा, जहां शाहजहां ने जनरली आर्किटेक्चर को प्रमोट करा था, ठीक है। ही ऑल्सो प्रमोटेड पेंटिंग्स बट नॉट दैट मच। बट जब भी हम इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अकबर ने मेजरली क्या, कौन से वाले पेंटिंग्स बनवाए? कोर्ट सीन्स, ओके, हंटिंग सीन्स, ये सारे सीन्स जहां पर बहुत सारे लोग थे। लेकिन इंडिविजुअल पोर्ट्रेट मतलब एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा पेंटिंग। सो वहां से आपको पता चलेगा कि भाई जहांगीर ने क्या बनाया था, जीब्रा बनवाया था। जहांगीर ने क्या बनवाया था, टर्की बनवाया था, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा पेंटिंग इसने बनवा दिया। सो वो ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो यहां से हमें ये थोड़ा सोचना था यहाँ पर कि भाई क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाया जा रहा है इस पर्टिकुलर सवाल को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ साथियों यहाँ पर हमने क्या देखा, टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब 34 मार्क्स का सवाल यहाँ पे पूछा गया था इन 2019। तो यहाँ से हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस हमें पता चल रहा है। सो इसी के साथ आई विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग, and stay safe, stay healthy and study well. Thank you guys.